नमस्कार, केपी न्यूज के 24/7 में आपका स्वागत है। मैं हूं पूजा आपके साथ। आइए सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। कर्नाटक में कांग्रेस के रात्रि भोज में भाजपा के 3 विधायक शामिल। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बोले, देना होगा स्पष्टीकरण। गद्दाम प्रसाद कुमार चुने गए तेलंगाना विधानसभा के स्पीकर। भाजपा विधायकों को दिलाई शपथ। हैदराबाद के कराची बेकरी में गैस सिलेंडर विस्फोट, 15 कर्मचारी गंभीर रूप से झुलस गए। मुख्यमंत्री का घायलों को गुणवत्तापूर्ण इलाज उपलब्ध कराने का निर्देश। महाराष्ट्र के नागपुर में शादी समारोह में फूड पॉइजनिंग के कारण 80 लोगों की तबीयत बिगड़ी। रिसोर्ट प्रबंधन के खिलाफ केस दर्ज। देश में जल्द होंगे लोकसभा चुनाव, महाराष्ट्र बीजेपी अध्यक्ष ने दिए संकेत। श्री कृष्ण जन्मभूमि को लेकर बड़ा फैसला, शाही ईदगाह मस्जिद के ASI सर्वे को मिली मंजूरी। अब समाचार विस्तार से। कांग्रेस विधायक दल की बैठक में आयोजित रात्रि भोज में भाजपा के 3 विधायक शामिल हुए, जिसके बाद से कर्नाटक की राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। कर्नाटक के भाजपा अध्यक्ष BY विजेंद्र ने कांग्रेस के रात्रि भोज में अपने 3 विधायकों के शामिल होने को गंभीर मामला करार दिया। पत्रकारों से बातचीत के दौरान उन्होंने कहा कि वह उन विधायकों से स्पष्टीकरण मांगेंगे जो कांग्रेस के रात्रि भोज में शामिल हुए थे। वही मामले पर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष और कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री DK शिवकुमार ने कहा कि भाजपा के विधायकों ने कांग्रेस विधायक दल की बैठक में हिस्सा नहीं लिया था। वे उनके निमंत्रण पर बुधवार रात सिर्फ रात्रि भोज में ही शामिल हुए थे। वे कांग्रेस विधायक दल की बैठक में क्यों आएंगे? वे हमारी पार्टी के विधायक नहीं हैं। तेलंगाना में सत्ताधारी कांग्रेस के विधायक गद्दाम प्रसाद कुमार तेलंगाना विधानसभा के स्पीकर चुने गए हैं। गद्दाम प्रसाद कुमार का चुनाव निर्विरोध हुआ। गुरुवार को प्रोटेम स्पीकर अकबरुद्दीन ओवैसी ने गद्दाम प्रसाद कुमार के नाम का ऐलान किया। ओवैसी ने कहा कि गद्दाम प्रसाद कुमार निर्विरोध सदन के स्पीकर चुने गए हैं। प्रोटेम स्पीकर के ऐलान के बाद सीएम रेवंत रेड्डी, डिप्टी सीएम भट्टी विक्रमार्क और BRS विधायक KT रामराव गद्दाम प्रसाद कुमार को स्पीकर के आसन तक लेकर गए। विधानसभा के सभी सदस्यों ने आसन पर जाकर गद्दाम प्रसाद कुमार को स्पीकर बनने की बधाई दी। इसके बाद सीएम रेवंत रेड्डी ने गद्दाम प्रसाद की उम्मीदवारी का समर्थन करने के लिए सभी पार्टियों को धन्यवाद दिया। इस दौरान भाजपा को छोड़कर अन्य सभी पार्टियों BRS, AIMIM और CPI ने गद्दाम प्रसाद को अपना समर्थन दिया। बता दें कि अकबरुद्दीन ओवैसी को प्रोटेम स्पीकर बनाए जाने के विरोध में भाजपा सदन की कार्यवाही में शामिल नहीं हुई। तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने कराची बेकरी गगन पहाड़ में सिलेंडर फटने की दुर्घटना में घायल हुए लोगों को गुणवत्तापूर्ण इलाज मुहैया कराने का निर्देश दिया है। गगन पहाड़ स्थित एक बेकरी में आज अचानक गैस रिसाव और सिलेंडर फटने से आग लग गई। घायलों में ज्यादातर लोग उत्तर प्रदेश के बताए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री ने हादसे पर दुख व्यक्त करते हुए अधिकारियों को उन्हें मानक उपचार उपलब्ध कराने का निर्देश दिया। 8 घायलों को कंचन बाग स्थित DRDO अस्पताल में भर्ती कराया गया है। गैरतलब है कि गगन पहाड़ स्थित कराची बेकरी की विनिर्माण इकाई में गैस रिसाव के कारण सिलेंडर फट गया और 15 कर्मचारी गंभीर रूप से झुलस गए। हाल ही में आए तेलंगाना विधानसभा चुनाव के नतीजों का असर पड़ोसी राज्य पर भी पड़ता दिख रहा है। यहाँ भारत राष्ट्र समिति BRS की हार से सबके लेते हुए YSR कांग्रेस पार्टी के सुप्रीमो और आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री YS जगनमोहन रेड्डी 2024 में होने वाले विधानसभा चुनाव में कुछ बड़े फैसले ले सकते हैं। बताया जा रहा है कि वह ऐसी कम से कम 40 विधानसभा सीटों पर मौजूदा विधायकों का टिकट काट सकते हैं, जहां सत्ता विरोधी लहर तेज बताई जा रही है। बताया जा रहा है कि पार्टी के करीब 40 विधायक अलग अलग वजहों से अपने विधानसभा क्षेत्र में सत्ता विरोधी लहर का सामना कर रहे हैं। 2019 में हुए विधानसभा चुनाव में YSR कांग्रेस पार्टी ने 175 में से 151 सीटों पर जीत दर्ज की थी। पार्टियां स्पष्ट बहुमत के साथ सरकार चला रही है। अब फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है
हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है समाचारों में। महाराष्ट्र के नागपुर में फूड पॉइजनिंग के एक संदिग्ध मामले में 80 लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। पुलिस के अनुसार ये सभी व्यक्ति नागपुर सिटी के बाहरी क्षेत्र में एक शादी समारोह में शामिल होने गए थे। यह घटना 10 दिसंबर की है। दूल्हे के पिता ने रिसोर्ट प्रबंधन के खिलाफ समारोह के दौरान बासी खाना परोसने का आरोप लगाया। शिकायतकर्ता कैलाश पत्रा ने नागपुर के अमरावती रोड के पास राजस्थानी थीम पर बने रिसोर्ट के खिलाफ मामला दर्ज करवाया है। दूल्हे के पिता ने बताया कि उन्होंने 9 और 10 दिसंबर के लिए रिसोर्ट बुक किया था। अधिकारी ने बताया कि परेशानी 10 दिसंबर की दोपहर से शुरू हुई, जब दुल्हा समेत अन्य मेहमानों ने खाना खाने के बाद पेट दर्द की शिकायत की। रिसेप्शन सेरेमनी के दौरान हालत और भी ज्यादा खराब हो गई थी। दरअसल रात में परोसे गए से दुर्गंध आ रहा था। शिकायतकर्ता ने रिसोर्ट के मैनेजर से इसकी शिकायत की, लेकिन इसके बावजूद कोई कदम नहीं उठाया गया। आधी रात में 80 लोगों को उल्टी शुरू हो गई। उन्हें तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया गया। पुलिस अधीक्षक हर्ष पोद्दार ने कहा कि कमलेश्वर पुलिस स्टेशन के अधिकारियों को अस्पताल में भर्ती मरीजों का बयान दर्ज करने के लिए कहा गया है, जिसके आधार पर रिसोर्ट प्रबंधन के खिलाफ मामला दर्ज किया जाएगा। पुलिस के अनुसार कुछ मरीजों का अभी भी प्राइवेट अस्पतालों में इलाज जारी है। 3 राज्यों में मिली शानदार जीत के बाद अब बीजेपी लोकसभा चुनाव की तैयारी में जुट गई है। नागपुर में उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के घर पर बीजेपी विधायकों की बैठक हुई। सूत्रों के मुताबिक राज्य बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले ने विधायकों से कहा कि आचार संहिता लगने से अब केवल 55 दिन बचे हैं। आप लोग काम में लग जाएं। इसके साथ ही 25 जनवरी तक 50 लाख नमो ऐप डाउनलोड करने का टारगेट पूरा करने का भी निर्देश दिया। बीजेपी विधायकों से कहा गया है कि हर एक विधायक अपने चुनाव क्षेत्र में कम से कम 30,000 नमो ऐप डाउनलोड कराए। सभी विधायक हर दिन करीब 5 मिनट नमो ऐप पर जरूर बिताए। वहीं बैठक में अनुपस्थित विधायकों को चेतावनी देते हुए मुंबई बीजेपी अध्यक्ष आशीष शेलार ने कहा कि अगर वह मौजूद नहीं रहेंगे तो उनकी रिपोर्टिंग राष्ट्रीय अध्यक्ष को की जाएगी। संसद के शीत सत्र के 9वें दिन संसद की सुरक्षा में चूक को लेकर विपक्ष की तरफ से हंगामे के जारी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज संसद की कार्यवाही शुरू होने से ठीक पहले मंत्रियों के साथ बैठक की। इस बैठक में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, अनुराग ठाकुर समेत कई अन्य मंत्री और सांसद मौजूद रहे। हंगामे के चलते विपक्ष के 9 और सांसदों को निलंबित कर दिया गया है। इस तरह लोकसभा से कांग्रेस के कुल 14 सांसदों को निलंबित कर दिया गया है। निलंबन के बावजूद टीएमसी सांसद डेरेक ओब्रायन राज्यसभा की कार्यवाही में शामिल हुए। इस पर सभापति ने कहा कि यह बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है कि निलंबन के बावजूद डेरेक ओब्रायन अभी भी सदन में मौजूद है। उनके कारण सदन की कार्यवाही बाधित हो रही है। वहीं हंगामे के चलते लोकसभा की कार्यवाही कल तक के लिए स्थगित कर दी गई है। सीमांत क्षेत्रों में इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करने की बात हो या युद्ध में इस्तेमाल होने वाले हथियारों का मामला, भारतीय सेना हर मोर्चे पर खुद को मजबूत करने में जुटी हुई है। भारत सरकार भी इन मुद्दों को लेकर काफी एक्टिव नजर आती है और सशस्त्र बलों की ताकत में लगातार इजाफा कर रही है। इस बीच भारतीय सेना के लिए एक और खुशखबरी सामने आई है। रक्षा मंत्रालय की ओर से 2,800 करोड़ रुपए में करीब 6,400 रॉकेट की खरीद के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है। ये रॉकेट पिनाक मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर में इस्तेमाल होते हैं। न्यूज एजेंसी की रिपोर्ट में रक्षा सूत्रों के हवाले से कहा गया है कि रक्षा मंत्रालय की रक्षा अधिग्रहण परिषद की हालिया बैठक में 2 तरह के रॉकेट के अधिग्रहण के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई है, जिन्हें एरिया डेरियल म्यूनिशियन टाइप 2 और टाइप 3 के तौर पर जाना जाता है। श्री कृष्ण जन्मभूमि को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला दिया है। कोर्ट ने शाही ईदगाह मस्जिद के एएसआई सर्वे को मंजूरी दे दी है। मथुरा की श्री कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह मस्जिद विवाद मामले में विवादित परिसर का सर्वे एडवोकेट कमिश्नर के जरिए कराए जाने की मांग को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की गई थी, जिस पर फैसला सुनाया गया। जस्टिस मयंक कुमार जैन की सिंगल बेंच ने फैसला सुनाते हुए शाही ईदगाह मस्जिद के एएसआई सर्वे की मंजूरी दे दी। अदालत अब 18 दिसंबर को यह फैसला करेगी कि कोर्ट कमिश्नर कौन होगा और आगे की कार्यवाही कैसी होगी। हिंदू पक्ष ने मथुरा अदालत में सबसे पहले ये मांग उठाई थी। दिसंबर 2022 को मथुरा की अदालत ने अमीन सर्वे की मंजूरी दी थी, लेकिन मुस्लिम पक्ष की ऊपरी अदालत में दाखिल आपत्ति के बाद अमीन सर्वे नहीं हो सका। अब हाईकोर्ट के आदेश के बाद मुस्लिम पक्ष सुप्रीम कोर्ट का रुख कर सकता है। अब फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक।
हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात, और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है समाचारों में। पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना जिले के 2 मुस्लिम मूर्तिकारों ने उत्तर प्रदेश के अयोध्या में राम मंदिर के आगामी भव्य उद्घाटन के लिए भगवान राम की मूर्तियां तैयार की हैं। मोहम्मद जमालुद्दीन और उनके बेटे बिट्टू इन भव्य मूर्तियों को बनाने में लगे हुए हैं, जो राम मंदिर परिसर की शोभा बढ़ाएंगी। बाप और बेटे की इस जोड़ी के काम को पहले ऑनलाइन देखा गया, जिसके कारण उन्हें अयोध्या से भगवान राम की मूर्तियां बनाने का एक ऑर्डर मिला। इंडिया टुडे की एक रिपोर्ट के मुताबिक जमालुद्दीन ने बताया कि मिट्टी की तुलना में फाइबर की मूर्तियों की लागत अधिक होती है, मगर फाइबर की मूर्तियां हर तरह के मौसम का सामना कर सकती हैं और उनका जीवन काल अधिक होता है। जमालुद्दीन ने बताया कि यही सब खूबियां मिलकर उनको आउटडोर में लगाने के लिए सबसे पसंदीदा विकल्प बनाता है। एक आध मकद फाइबर मूर्ति की कीमत लगभग 2.8 लाख रुपए हो सकती है, मगर इनको तैयार करने में लगने वाला शिल्प कौशल कीमत को जायजा ठहराने के लिए काफी है। यह पूछे जाने पर कि क्या वह इस परियोजना को लेने के बारे में असमंजस में थे, तो जमालुद्दीन ने कहा कि धर्म एक निजी चीज है। हमारे देश में विभिन्न धर्मों के लोग हैं, हम सभी को एक साथ रहना होगा। मुझे भगवान राम की मूर्ति बनाकर खुशी महसूस हुई। भाईचारे की यही संस्कृति एक कलाकार के तौर पर मेरा संदेश है। मथुरा के कृष्ण जन्मभूमि मंदिर से सटी शाही ईदगाह मस्जिद का सर्वे एडवोकेट कमिश्नर से कराने की इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मंजूरी दे दी। इसको लेकर ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन AIMIM के चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने कई सवाल उठाए हैं। हैदराबाद से सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने कहा, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने शाही ईदगाह मस्जिद का सर्वे कराने की इजाजत दे दी। बाबरी मस्जिद केस के फैसले के बाद मैंने कहा था कि संघ परिवार RSS की शरारत बढ़ेगी। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में बम्पर जीत दर्ज करने के बाद भारतीय जनता पार्टी अभी से अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुट गई है। भाजपा ने इन राज्यों में CM और डिप्टी CM का ऐलान करते वक्त जातिगत समीकरण का पूरा ध्यान रखा है। एक तरफ बीजेपी ने छत्तीसगढ़ में आदिवासी समाज से आने वाले विष्णुदेव साय को मुख्यमंत्री बनाया है, तो दूसरी तरफ मध्य प्रदेश में OBC से आने वाले मोहन यादव के हाथ में कमान दी है। वहीं राजस्थान में भजनलाल शर्मा के जरिए ब्राह्मण वोट बैंक को साधने की कोशिश की गई है। हालांकि बीजेपी के इस फॉर्मूले को विपक्ष सिर्फ छलावा बता रहा है। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने इसे लेकर बीजेपी की जमकर आलोचना की है। उन्होंने भाजपा की तरफ से शिवराज को किनारा करने पर भी बीजेपी की निंदा की। अखिलेश यादव से जब महिलाओं का वोट बीजेपी की तरफ जाने को लेकर सवाल किया गया, तो उन्होंने कहा, बीजेपी जो दावा कर रही है वह सही नहीं है। NCRB के आंकड़े देखें तो सबसे ज्यादा अन्याय महिलाओं के खिलाफ हो रहा है। बात चाहे मध्य प्रदेश की हो या यूपी की, हर जगह यही स्थिति है। अगर बीजेपी मध्य प्रदेश में लाडली बहना योजना की वजह से महिलाओं का वोट मिलने की बात कह रही है, तो राजस्थान और छत्तीसगढ़ में उसे किस आधार पर वोट मिला है? यूपी की राजधानी लखनऊ तक में महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं। आखिर में फिर एक बार देखते हैं मुख्य समाचार। कर्नाटक में कांग्रेस के रात्रि भोज में भाजपा के 3 विधायक शामिल। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बोले, देना होगा स्पष्टीकरण। गद्दाम प्रसाद कुमार चुने गए तेलंगाना विधानसभा के स्पीकर। भाजपा विधायकों को दिलाई शपथ। हैदराबाद के कराची बेकरी में गैस सिलेंडर विस्फोट, 15 कर्मचारी गंभीर रूप से झुलस गए। मुख्यमंत्री का घायलों को गुणवत्तापूर्ण इलाज उपलब्ध कराने का निर्देश। महाराष्ट्र के नागपुर में शादी समारोह में फूड पॉइजनिंग के कारण 80 लोगों की तबीयत बिगड़ी। रिसोर्ट प्रबंधन के खिलाफ केस दर्ज। देश में जल्द होंगे लोकसभा चुनाव, महाराष्ट्र बीजेपी अध्यक्ष ने दिए संकेत। श्री कृष्ण जन्मभूमि को लेकर बड़ा फैसला, शाही ईदगाह मस्जिद के ASI सर्वे को मिली मंजूरी। केपी न्यूज में इतना ही। देश प्रदेश के समाचारों के लिए देखते रहिए केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।